नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको जिला सांबा लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रेल यहां पर नहीं रुक रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है, देखिए। हम इस समय रेलवे स्टेशन सांबा में मौजूद हैं और यहां आने का कारण ये है कि यहां पर तमाम ट्रेन जो वो नहीं रुकती हैं और यहां लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। खासतौर पर वो लोग जो सांबा से बाहर अन्य किसी स्टेट में जाना चाहते हैं तो वो यहां से पहले बोर्ड करते थे, लेकिन कोविड के दौरान यहां से तमाम ट्रेनों के स्टॉपेज जो वो हटा लिए गए। लेकिन कोविड खत्म हुए अब कितना वक्त हो गया, लेकिन अभी भी ट्रेनों की बहाली यहां पर नहीं हो रही, यानी यहां पर जो स्टॉप उठाए गए थे उनकी दोबारा से बहाली नहीं की गई है, जिसके चलते तमाम लोगों को काफी ज्यादा सफर होना पड़ता है। जो लोग देश के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं वो यहां से वो पहले जम्मू जाते हैं या फिर कठुआ जाते हैं, फिर वहां से जाकर जो बोर्ड करते हैं। लेकिन ये रेलवे स्टेशन सांबा, जो कि जिला हेडक्वार्टर सांबा आप इसे कहते हैं और हेडक्वार्टर सांबा का ये एक मेन रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहां पर ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है। दिन भर में मात्र 2 ट्रेन यहां पर रुकती हैं, एक हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी डीएमयू, लेकिन बाकी तमाम ट्रेन यहां पर नहीं रुकती हैं। और ये सांबा जो कि यहां पर आर्मी ब्रिगेड है, बीएसएफ हेडक्वार्टर है, यहां पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद भी यहां पर कितना ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ रहा है। अगर यहां ट्रेन होती, यहां पर रुकती, तो यहां के लोगों को रोजगार जो वो भी अच्छा जो वो मिल पाता, लेकिन यहां के लोग लगातार सफर कर रहे हैं। और तमाम सांबा के बुद्धिजीवी लोग कई बार रेलवे अथॉरिटी से मिल चुके हैं, कई बार उनको मेमोरेंडम सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि फिरोजपुर डिपो जो नॉर्दर्न रेलवे का है, वहां जाकर भी मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनों की बहाली यहां पर नहीं हो पा रही। बड़े अफसोस की बात है कि पूरे दिन में यहां पर 2 ट्रेन रुकती हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है सांबा के लिए। लेकिन सांबा के अगर नेताओं की बात करो तो उनको भी संदेश रहेगा कि एकजुट हो जाइए। जब तक एकजुट नहीं होंगे मुझे लगता है कि यहां हमें सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो यहां के सरपंच हैं, ये कालीबड़ी इलाका है और यहां के सरपंच, मैं उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा। आप यहां के सरपंच हैं, क्या कहेंगे? कोविड के दौरान ट्रेनें हटाई गई, हम कई बार इसको लेकर बात कर चुके, लेकिन आज तक ट्रेनें यहां पर बहाल ही नहीं हो पा रही। स्टॉपेज जो उठाए गए उनको दोबारा से बहाल करना इन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया उसके ऊपर। हम नहीं चाहते हैं सर कि हमने जो ट्रेनें जो स्टॉप पहले थे वो दोबारा किए जाएं, ट्रेनें रोक दी जाएं। हमने फिरोजपुर भी 25-30 सरपंच मनोरम देख रहे हैं, आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। जम्मू में भी देख रहे हैं, आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, बीएसएफ है और तमाम जो फौजी रहते हैं रात को हमारे पास, कई बार हम उनको रहने के लिए जगह देते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, उनको बस जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है। और हम हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ ट्रेनें रोकी जाएं, यही हमारी मांग है। हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करेंगे, ट्रेनें रुकनी चाहिए और जल्दी रुकनी चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही हब है, इंडस्ट्री का, आर्मी ब्रिगेड है, बीएसएफ है, तमाम लोग यहाँ से, खासतौर पर अगर बच्चों की बात करें जो बाहर पढ़ने जाते हैं देश के अन्य हिस्सों में, वो यहीं से जाते हैं, उनको काफी उनका टाइम बचता है। लेकिन कोविड के दौरान ये फैसला लिया गया और उस फैसले को दोबारा से जो वो बहाल नहीं किया गया, उस फैसले को दोबारा से मोड़ा ही नहीं गया। आज तक ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुक पा रही। कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है सांबा के लिए? ये ऋषि जी तमाम आज हमारे पास 7 सरपंचेस भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं सांबा के। और मात्र कार्य क्या है, छोटी सी डिमांड क्या है कि ट्रेनें जो पहले रुका करती थी अभी वो फिर से यहाँ पर रुकनी चाहिए, उनका स्टॉप होना चाहिए। बड़ा अच्छा सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बीएसएफ की बटालियन है और तमाम सिक्योरिटी के जुड़े लोग यहाँ पर उतरते थे, पहले बोर्ड अनबोर्ड होते थे और उन्हें सुविधा यहाँ पर मिलती थी। और हमारे शहर के भी लोग, गाँव के लोग भी अपने कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई आउट ऑफ द स्टेट जा रहा है, टाइमली वो पहुंच जाता था। आज क्या हो गया कि एक छोटी सी इस समस्या की वजह से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर इसे कोई चाहे तो डीसी लेवल पे स्वयं से भी वो एक छोटा सा फोन करे तो है क्या, पहले से स्टॉपेज थी, कोई नया अपना रूल तो बनाना नहीं है। हमारा ये अधिकार है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रेन जो रुका करती थी वो रुकनी चाहिए, हमारा अधिकार है। अगर आप इसे नहीं दे करके राजी है तो बताइए फिर शासन प्रशासन होता किसके लिए? फिर लोगों के लिए अगर ये सब कुछ है तो आपने लोगों की एक तो बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपके जो कान है वो इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं जैसे कोई न जाने आपको कोई उठाने आ गया हो। आपके जो हाव भाव हैं हमें देखकर बदल जाते हैं। क्या हम इतनी सी डिमांड नहीं कर सकते? क्या हमें ये सुविधा हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए है, ट्रेनें जो है वो सरकार की संपत्ति यानी लोगों की संपत्ति है, पब्लिक की सहूलियत के लिए है। और बड़ी मजाक की बात है सांबा के लोगों के साथ, जो ट्रेन हेमकुंड नाम की है जो हमारी अस्थियां ले जाती है उसका आपने स्टॉपेज रखा
हक है और जिंदा व्यक्ति को जाने के लिए आपकी ट्रेनें यहाँ पर रुक नहीं सकती है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के डीसी महोदय को भी, जो मैडम डीसी साहिब है हमारी यहाँ की, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के जो डीडीसी चेयरमैन है केशव दत्त जी, जो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। और यहाँ के जो डीडीसी मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के सुभाष भगत जी को भी शर्म आनी चाहिए कि जो लोगों के कार्य जिनके लिए उनको वोट मिला है वो काम आप करके राजी नहीं है, लोगों को रोजगार देख के इस प्रकार का राजी नहीं है। कितने सारे बेचारे ऑटो के जो लोग थे, ट्रांसपोर्ट के लोग थे, उनकी रोजी रोटी इसी पर चलती थी, वो सभी आज बंद हो चुकी है। बच्चों को आना जाना मुश्किल में है, फैमिलीज का रात को बेचारी यहीं से अपने शहर में पहुंच जाती थी, अभी उनको 40 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है जम्मू में। एक्स्ट्रा उन पर इकोनॉमिकल बर्डन भी पड़ता है और उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। तो लिहाजा इस छोटे को काम को तुरंत कर देना चाहिए, इससे पहले कि लोग जो है वो और ज्यादा रोष अपना दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानूंगा, आप भी लगातार कई बार रेलवे अथॉरिटी से मिले हैं और लगातार संज्ञान तो लिया गया आपकी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। क्या लगता है आज भी अगर ये लोग नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आने वाले दिनों में चिंता का विषय बनेगा। तमाम लोग जिनके ऊपर सही कहा संदीप जी ने कि एक बोझ बन रहा है, क्या लगता है इस बोझ से कभी निजात नहीं मिलेगी क्या हमें? देखिए, हम लोगों ने एमपीज, एमएलएज और हमारे डीडीसी, बीडीसी ये सब इसीलिए चुने थे कि हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आगे ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए और उनका सोल्यूशन निकल सके। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया गया और हर बार हमारे पूरे ब्लॉक की सांबा की डिस्ट्रिक्ट ने, हमने सभी सरपंचों ने लिख के उनको दिया कि हमारी ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं ये कोविड की वजह से बंद हुए, उनको चलाया जाए। इसी के साथ में ब्लॉक दिवस हुए, जिला अधिकारी हमारे वहां पे जब हमारे डोर स्टेप पे आए, हमने प्रायोरिटी में उस डिमांड को रखा, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से पढ़ने के लिए जम्मू जा रहे हैं, जहां हमारे कुछ इंडस्ट्री के लोग यहाँ सांबा से अगर बड़ी ब्राह्मणा जाते हैं, बीजेपुर जाते हैं, तो वहां यहां से एक मात्र 100-150 रुपए का पास पूरे महीने का बनता है, और अगर बाय रोड जाना हो तो दिन का 150 रुपया लगता है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला, और बारामूला में भी देखिए एलजी का दौरा आज देखा गया है, किस तरह से पूरा ये काम रहा। बारामूला से नदीम वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। सब ताजियत पर आए, 5 मिनट बैठे और ताजियत करके वो निकले। उन्होंने यही कहा कि मुझे ऐसे बच्चे पर गर्व है और पूरे हिंदुस्तान को गर्व है कि जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान। बस इसके अलावा फिर कोई भी बात नहीं होगी। फिर वो भी उठे तो चले गए, तो हम भी उठ के वापस आए। जिस पर मुझे खबर मिली है, जबकि बच्चा था मेरा दुकान पे, उसको किसी ने कहा कि इस तरह आपके ब्रदर की डेथ हो गई है, तो वो रोते रोते मुझे फ़ोन पर कह रहा है कि लेकिन मैंने समझा शायद इसको किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, फ़ोन पे रो रहा है। तो जब मैंने उसको डांटा, मुझे बोलो क्या बात है, तो उसने कहा कि बापा इस तरह मुदस्सर भैया की डेथ हो गई। तो उसी रात को तकरीबन कोई 8 बजे उससे मुझे बात हुई, बिल्कुल ठीक ठाक तरह से बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि बच्ची की शादी है, अब घर आने की फ़िक्र करो, क्योंकि इसमें सामान वगैरह। तो बोला मैं 1 दिन में सब कुछ ये मसला हल कर लूँगा, आप इसकी परेशानी बंद है। बस उसके बाद फिर कोई फ़ोन नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नौकरी की बात ही नहीं है जी। बस अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। हम तो यही कहते हैं कि अगर कोई करोड़ों रुपए भी किसी को कोई दे, तो जाने वाला जो है वो कभी वापस नहीं आ सकता है, ना उसको हम ला सकते हैं। अगर खरमू रुपए भी खर्च करें तो क्या वो आ सकता है? अब हमारा यही है कि जाने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत है, बाकी जीने वाले जीते हैं और जाने वाले जो चले गए वो मुड़ के वापस नहीं आते हैं। मैं यही कहता हूँ कि जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत करे। देखिए, बहुत दुख दर्द की बात है कि हमने एक भाई को खोया है। हमने अपने भाई को नहीं बल्कि उड़ी के भाई को खोया है, क्योंकि वो सबका भाई था। सब उसको बिंदास नाम से पुकारते थे। सो बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैं दुबई में था, जब मैंने दुबई में ये सारी चीज़ें सुनी तो मैं दौड़े भागे चला आया। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया मेरे भाई को, कि ऐसा क्यों हो गया, क्या किया था आखिर उसने। लेकिन जब यहाँ आया, मैंने लोगों की तादाद देखी, लोगों को आते हुए देखा, लोगों की भीड़ भाड़ देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे भाई ने कुछ खोया नहीं है, बल्कि मेरे भाई ने कुछ पाया है। क्योंकि हर कोई आके उसको दुआ दे रहा था, लोग कहीं कहीं से आके यहाँ रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने उन सब के साथ अच्छाई की थी, किसी का बुरा नहीं चाहा था। सर बहुत दुख होता है अपने भाई को खो के। उस हादसे में जाने से पहले मेरे भाई से 2:30 बजे बात हुई।
सो 2:30 बजे उन्होंने एक हमारा फैमिली ग्रुप था, सबसे पहले उन्होंने मुझे एक इंडिविजुअली मैसेज की मेरे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैं इस वक्त हम बारामूला से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये इलाका उड़ी का इलाका है। आपको बताते चले कि हाल ही में क्रीडी नजी बटन में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, जबकि वहां पर एक एसपीओ मुदस्सिर नामी भी अपनी जान गंवा बैठा। इस सिलसिले में आज एलजी मनोज सिन्हा ने इसके घर वालों के साथ इज़हार ताज़ियत की, जबकि मनोज सिन्हा के साथ डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला, आईजी कश्मीर और दीगर आर्मी ऑफिसर भी साथ थे। नदीमानी, JK 24/7, उड़ी, बारामूला। अब आपको लिए चलेंगे डोडा, और डोडा में भी देखिए किस तरह से स्कूलों को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया है। सरकारी स्कूलों के अंदर काफी परेशान हैं बच्चे, किस तरह से परेशानी आ रही है वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कुछ लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है। इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी दिक्कत है और क्यों इनको यहाँ पे आना पड़ा और क्यों इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है हंसराज है, कुड़धार बी से मैं नायब सरपंच हूँ। आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मेरे को एक कीमती टाइम दिया 2-4 गरीब आवाम के बारे में बात करने क्या बताना चाहूँ, क्या वजह है, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा? सर मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा, 3 दिन पहले मैंने यहाँ पर हमने एक डिप्टेशन आई थी बच्चों की तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पर सीओ साहब नहीं मिले, सीओ साहब चले गए थे कि डीसी ऑफिस में। हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि डीसी ऑफिस से कहाँ थे। पूरे दिन हमने वेट किया यहाँ पर, तो कल हम अपने किसी इधर ही रह गए। तो आज अभी मैं सीओ साहब के पास गया ये रेजोल्यूशन लेकर, तो रेजोल्यूशन लेकर गए अंदर। तो सीओ साहब से मैंने अपनी दाद फरियाद की, इनको पूछा, ये बोलने लगे नहीं जी मेरे बॉक्स में नहीं है वो टीचर, तो मैं वहाँ से निकाल कर दूंगा। मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि ठीक है सर, अगर आपके बॉक्स में टीचर नहीं है तो उसको सब्जेक्ट को बंद कर दीजिए या स्कूल को फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि आवाम हम गरीब लोग हैं। तो जानना चाहूँगा, आपकी बात को रोकना चाहूँ, कितने स्कूल में कितने बच्चे हैं सर? कितने टीचर हैं? 170 बच्चा है वहाँ पर स्कूल में। 8th का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल ललूर। तो उसको कुड़धार भी नई पंचायत बनी हुई है। तो भेड़ों की तरफ से, जैसे वो राजस्थानी भेड़ें आजकल नहीं देख रहा हूँ, पहले चलती थी, सिन्नर के लिए जाती थी, बाहर से भेड़ें वो ट्रकों में भरकर तो कैबन बनाकर उसमें फिक्स करके ले जाते, वो हालात है हमारे बच्चों की। वहाँ पर 2 रूमों में 2 टीचर रहते हैं और उनको जैसे ग्वालियाँ करते हैं और कुछ नहीं। एजुकेशन तो को मतलब ही नहीं, वो कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप ही बताइए। 5 क्लासें एक रूम में, 3 क्लासें दूसरे रूम में, वो पढ़ा सकते हैं 2 टीचर? उनको तो अटेंडेंस और उनको संभालना मुश्किल है। लेकिन कोविड लगभग 2-2.5 साल रहा, स्कूल बंद रहे और अब जो है कहीं ना कहीं ट्रैक पे फिर से बच्चे आना चाहते थे, मगर अब भी बच्चों को पूरी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिल रही है। क्या बताना चाहोगे? देखिए सर, कोविड-19 की वजह से हम बहुत पीछे चले गए थे एजुकेशन में। तो आज हमें खुशी की लहर थी कि हमारे स्कूल बच्चे दोबारा स्कूल जा रहे थे। तो हम कुछ वो नई मतलब सोच में थे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पीछे जो भूल गए थे वो दोबारा वापस आएगा। वो सर वापस नहीं आया, एजुकेशन ने उसको ख़त्म ही कर दिया पूरे तरीके से। अंदर ही गया अभी हम सीओ साहब के पास, उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज़ की हमारे साथ। हम सिविलियन, वो बोलने लगे जी मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से लाऊंगा, वो बैड लैंग्वेज ही हो गई। जहाँ के सिटी में यहाँ पर मिडिल स्कूल में 20 और 22 टीचर आपको मिडिल स्कूल में मिलेंगे और हमारे स्कूल में 2 या 3 टीचर मिलेंगे। क्या मिडिल स्कूल की कोई वो मतलब फ़र्क होता है सिटी और पहाड़ का? है मैंने एक ऐसा जजमेंट किया है कि सिटी में चले जाते हैं चप्पल पे और बाइक पे टीचर लोग, तो पहाड़ पे बाई फुट जाना पड़ता है। बाकी जो टीचर वहाँ पे लगाए गए हैं वो कहाँ हैं? हाँ, बाकी टीचर उन्होंने, एक हमारा अख्तर सर है, उसको 10 साल से वो यहाँ से पे ले रहा है, हमें कोई पता नहीं वो किस। मैंने सीओ साहब को ये बोला कि मैं RTI लगाऊंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो पे कहाँ से निकल रही है, किस बेस पे निकल रही है, जब RTI की कोई ट्रांसफर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, अगर वो टीचर नहीं आता उसकी तनख्वाह हमें दे, हम बच्चे सिविलियन लगाएंगे, क्योंकि हमें बच्चे पढ़ाने हैं, और सिविलियन को तनख्वाह देंगे, वो सब्जेक्ट अपना चलाएंगे जिस लिहाज से चला पाएंगे वो। तो आपके स्कूल में फिर से मैं वही पूछना चाहूँगा, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? हमारे स्कूल में टोटल सर अभी 3 टीचर हैं। 3 में से एक ऑप्शनल कामों में चला जाता है, 2 ही बचते हैं सिर्फ। डॉक्यूमेंट्स में भी 3 ही है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में ऐसे अभी 4 चल रहे हैं। तो 3 पोस्टें खाली हैं। हिंदी टीचर नहीं है वहाँ पर, टीचर ग्रेड का नहीं है, और एक और दूसरा टीचर नहीं है। पोस्ट हमारे पास 6 हैं। अब क्या बताना चाहोगे हायर अथॉरिटीज को, LG साहब को? क्या LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं
कि प्रॉपर तरीके से सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जोर दें। जितना एजुकेशन पे जोर देंगे तो हमारे बच्चों का जो ये मतलब मनोबल है वो बढ़ेगा। अगर वो एजुकेशन पे जोर नहीं देंगे, सैलरियाँ खाली 7th पे 8th पे 9th पे लागू चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो खाते रहेंगे घर में। सवाल मेरा रहेगा, आए दिन हम देख रहे हैं इस तरह के जो है मामले सामने निकल के आ रहे हैं, इस तरह की दिक्कत लोगों को आ रही है। अलग अलग इलाकों से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि अगर स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 4 बजे तक है, स्कूल 2 ही बजे बंद होता है, 3 ही बजे बंद होता है, प्रॉपर टाइम पे बंद नहीं होता है। क्या आपके इलाके के अंदर भी इस तरह की दिक्कत है? नहीं सर, देखें वो अगर 2 ही टीचर मेरे उधर रहते हैं, वो 10 बजे प्रॉपर स्कूल खोलते हैं और 4 बजे बंद करते हैं। वो शिकायत मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है कि वो 2 ही टीचर हैं, लेकिन वो टाइम का पूरे पाबंद है। इसमें ये नहीं। हाँ, बाकी स्कूलों में मैंने देखा है जो भी रोड साइड है 10 बजे जाते हैं स्कूल के लिए और 2 बजे लास्ट गाड़ी आती है, उस गाड़ी में वापस। ऐसा हमने देखा है टीचरों को। जो टीचर ये छुनो जो ये टीचर अभी कल वायरल हुई वीडियो, इसका तो क्लियर ऐसा ही है। और भी कुछ लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर करतार सिंह। करतार जी, क्या बता रहे हो, कितनी दिक्कत आ रही है? सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम जैसे अभी आए सीओ साहब के पास तो ये भी बोले ना कि नहीं जी कोई मेरे पॉकेट में तो टीचर है नहीं। अब सबसे ज़्यादा तो है ही एजुकेशन का। एजुकेशन ही सब कुछ करती है, आगे भी आगे निकलेगा कोई तो एजुकेशन ही है। उधर भी हमें हर जगह पे एजुकेशन का मसला सामने आ रहा है। जैसे देखा सर आपने कल भी एक वो वीडियो वायरल हुई थी, उसका भी देखा आपने कि वो जैसे सीओ साहब ने कहीं वो मैम बोल रहे थे कि सीओ साहब ने मेरे को बोला कि जूते चप्पल से मारो मतलब लोगों को, आवाम को। तो सर अब आवाम लोग कहाँ जाएंगे? अब सर ये देखो प्राइवेट स्कूल में सर यहाँ पे देखो स्टाफ होते हैं 30-30 35-35 एक स्कूल में। सर हम गरीब आवाम है, हमारे पास पैसे तो है नहीं इतने कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। सर जो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर हैं उनको तो 5,000 सैलरी है, तो 5,000 सैलरी में सर वो अपनी ड्यूटी देते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। 30-30 35-35 टीचर होते हैं एक स्कूल में। सर ये हमारे स्कूल में जो 3-3 4-4 टीचर हैं वो भी सर किसी को सीओ ऑफिस लगाया हुआ है, तो कहीं जो जैसे सर सिटी में देखो, सिटी में स्कूल में एक अगर मिडिल स्कूल है तो उसमें सर 22 23 स्टाफ है। आज की डेट में कितनी दिक्कत आ रही है, क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहोगे? हायर अथॉरिटीज़ को क्या एक्शन करना चाहिए? सर हायर अथॉरिटी को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। जो जैसे जिस टीचर जैसे आरटी टीचर है उसकी तो कोई ये थी नहीं, मतलब दूसरी जगह पे तो उसको भेज नहीं सकते थे, तो हमारे जैसे अख्तर सर है उनको भी भेजना चाहिए वापस। और जितनी भी हमारे सर वो स्टाफ वगैरह की कमी है उनको भरपूर तरीके से पूरा। साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से जो है चीफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर हमसे बात कर रहे थे और मीडिया के सामने बातचीत करना चाहते थे, अपनी दिक्कत को बताना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि हायर अथॉरिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो इस मुद्दे को देखेंगे और जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं वो भी इस मुद्दे को देखेंगे, ताकि जो ये राहत की सांस ले। जिस तरह से हमने बताया कि काफ़ी परेशानियों का सामना आज की डेट में करना पड़ता है बच्चों को भी और आम पब्लिक को भी। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का संज्ञान लेती है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे टंगमर को। टंगमर से भी आदिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर काफी काम तो हो रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर किस तरह से काम है वो दिखा देते हैं। सर्विसेज कमेटी टंगमर्ग और कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल वारीपोरा टंगमर्ग की तरफ से आज यहाँ पर टाउन हॉल टंगमर्ग में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जिस प्रोग्राम का ये मकसद जो मदर्स डे के हवाले से यहाँ पर मनाया गया। इसमें जो बच्चों ने मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स दिए गए थे, मुख्तलिफ तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर जो है इन्वाइट किए गए। तो इसमें जो है एसडीपीओ टंगमर्ग के अलावा जो म्युनिसिपल कोर्ट के जज उन्होंने वर्चुअली तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आपको सीधे टंगमर्ग ले चलो, दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस हवाले से। Relationship of a mother and child is a very special relationship. Mother plays a very significant role in the development, success and progress of a child. It is the mother who nourishes the child, who nurtures the child, and there's a quote that goes, when you're looking at your mother, you're looking at the purest form of love you'll ever know. And I believe it's indeed true. Mother is the purest form of love and care. जो नई जनरेशन है जो इस टेक्नोलॉजी से गुजर रही है, तो उनके पास जो आज इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट ज़रूरत इस बात की है कि जो मदर्स का रोल रहता है हमारी ज़िंदगी में, उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में, एंड फाइनली जो मुकाम वो हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, तो उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा रोल बनता है इसमें कि हम हमारे यंग बच्चों को ये मैसेज दे, ये उनको कन्वे करें कि जो हमारी माएँ हैं, हमारी मदर्स हैं, उनका कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो हमारी माएँ हैं वही द फर्स्ट स्कूल इज़ द मदर्स लैप जैसा कहा जाता है।
तो हम जो भी सीखते हैं, जो भी बनते हैं, उसके पीछे हमारी माओं का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। प्रोग्राम तहसील लीगल सर्विस कमेटी टंगमरग की जानिब से मुनाक़द किया गया इन कोलैबोरेशन विद द कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल। तो आज मदर्स डे मनाने का मतलब सिर्फ यही था कि जो नई जनरेशन है इनको पता चले कि माँ की अहमियत क्या है। हमारा पहला स्कूल माँ होती है, माँ की कदर करना क्या है। आजकल हमें अगर माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसके साथ चलने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन किस तरह से उस माँ ने हमें बचपन से पाल पोस के हमें इस कदर बना दिया होता है कि हम समाज में आगे बढ़ सकें। तो हमारा ये प्रोग्राम मनाने का यही मकसद था कि लोग इस बात से अवेयर हो जाए कि माँ की कदर क्या है। जैसे कि हमारा मजहब भी कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम में भी देखिए रहबरे खेल को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से प्रदर्शन यहां पर भी जारी है। क्या कुछ कहना है जहूर का, वो दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपकी बड़े मशकूर है कि आप यहाँ पे आए हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से हम लोग प्रोटेस्ट पे हैं। तो प्रोटेस्ट का एक ही मुद्दा है हमारा कि हम रहबरे खेल, जो एक स्कीम के तहत रहबरे खेल स्कीम जो कैबिनेट ऑर्डर में जो पास की गई थी उसके तहत हम अपॉइंट किए गए थे, और हमारा जो पीरियड था प्रोबेशन पीरियड दैट वाज 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद वी वर सपोज टू बी कन्फर्म्ड। तो लेकिन हमें 7 साल सफ़र करना था। इस ज़िमन में हमने क्या किया, हमने कुछ डेलीगेशंस भेजी ब्यूरोक्रेट्स के पास, या जो अथॉरिटीज़ है बीजेपी लीडरान से हम मिले। वहाँ से हर तरफ से हमें एश्योरेंस मिलती थी, और एक चीज़ वो एतराफ़ खुद करते थे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जबकि इनजस्टिस करने वाले इट वॉज अ कोalition गवर्नमेंट देन, that was the coalition government of PDP and BJP. BJP was also the part of that government. जब ये कैबिनेट में ऑर्डर बना था कि इनको 7 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए इनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे, और बाद में जो 5 साल आने वाले हैं they will be given as 4,000 as honorarium salary. लेकिन फिर हमने डेलीगेशन भेजी, हमें एश्योरेंस मिला, उनका एतराफ़ था कि इनजस्टिस है। अगर वो ये एतराफ़ करते थे कि इनजस्टिस है आपके साथ, तो बाकी जस्टिस देने वाला हमारा कौन था? क्या जस्टिस हमें अमेरिका से मांगने थे? क्या जस्टिस हम पाकिस्तान जाएंगे मांगने के लिए? इसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने जस्टिस लेने थे ना। अब जब उन्होंने सब कमेटी बनाई, पहले उसके बाद सब कमेटी बनाई हमें कुछ रिलीफ देने के लिए, ताकि इन आर केस को थोड़ा रिलीफ मिले, इनके लिए थोड़ी अमेंडमेंट की जाए इस पॉलिसी में। दैट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पॉलिसी, वी कैन अमेंड इट। हम इसको किसी भी वक्त अमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक धचका लगता है हमें 7 दिन पहले कि ये जो कमेटी है जिसपे अब हमारी जो उम्मीद कायम थी, we were waiting, we were expecting that in a few days or in few months हमारी जो पॉलिसी है दैट विल बी अमेंडेड। शायद कि हमें 5 साल या 4 साल अब देने पड़ेंगे प्रोबेशन पीरियड, और हमारी सैलरी भी एनहांस होगी। लेकिन आप देखिए उल्टा क्या होता है, नाइंसाफी की हद देखिए, इंसानियत का कत्ल कैसे होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो ये सब कमेटी है जिन्होंने ये डिसीजन दिया या रिकमेंडेशन जो देती है सब कमेटी, वो इंसानियत का पहले ख्याल ही नहीं करते। उन्होंने ये डिसीजन दिया, अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी कि आप एक काम करिए, आप री एडवर्टीजमेंट कीजिए, या आप एक काम करिए, जो एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, जिन वैकेंसीज में हम लगने वाले थे आफ्टर 7 ईयर्स, जो वैकेंसीज वो हमारे लिए रिजर्व, दे वर सपोज टू बी रिजर्व्ड फॉर अस, फ्रीज की गई थी। जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलेगी इस दौरान, तो वो फ्रीज की जाएगी, एंड उनके अगेंस्ट फिर इन्हीं आरी केस को कंफर्म किया जाएगा। आज क्या सब कमेटी डिसीजन देती है कि उनको अलग एडवर्टीजमेंट निकाली जाए, हम वो पोस्ट एसएसबी को देंगे। हमारे साथ क्या करने वाले हैं? हमारे साथ वी आर येट कंफ्यूज्ड, हम अभी भी कंफ्यूज है कि हमारे साथ क्या किया जाए बाद में आफ्टर द 7 ईयर। अब हम क्या चाहते हैं? नाउ वी हैव ओनली वन थिंग, we have only one protest. The cause of protest is one, right from that is from Jammu to Srinagar. एक ही काज हमारा है, we want regularization. हम अब right now regularization चाहते हैं, क्योंकि हमें अब ट्रस्ट नहीं है। पता नहीं अगर हम आगे इनको थोड़ा और टाइम देंगे सोचने के लिए, या वर्बली हमें आज अभी तसल्ली देंगे, जैसा कि आपने देखा होगा जम्मू में उन लोगों को तसल्ली दी जाती है, लेकिन हम ये वर्बली तसल्ली नहीं मानेंगे। आज हम बस एक ही हमारा नारा है कि हमें रेगुलर किया जाए। वी आर राइट नाउ इन द 4th ईयर, 4था साल हमारा चल रहा है। हम चाहते हैं इसी साल में हमें रेगुलर किया जाए। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट से राब्ता करिए, हमारे डिपार्टमेंट से आप पूछिए कि इनका डेडिकेशन क्या रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बड़गाम में, जहां पर कि REKs की तरफ से, रहबर खेल की तरफ से यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, और इनका यही कहना था कि हमें जो है 7 साल के बाद जो है रेगुलर होना था, और जो ये जो पोस्ट्स थे हर एक डिपार्टमेंट में हमारे लिए फ्रीज किए गए थे। लेकिन क्या वजह है कि इसको रीएडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं? पिछले हफ्ते से बराबर मुसलसल ये चला रहा है, जो कि GAD की तरफ से एक ऑर्डर किया गया था कि इनको रिवोक
किया जाए और जो नई एडवर्टाइजमेंट एसएसबी की तरफ से निकाली जाए और इनको जो है एक इसमें छूट दी जाए। लेकिन इनका यही कहना है कि हमें यह नामंजूर है और एलजी इंतज़ामिया इसमें थोड़ा सा जांच ले और इसमें जो है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब बात कर लेते हैं जिला बांडीपुरा की। बांडीपुरा में भी भारत दर्शन को लेकर काम किया गया है। युवाओं को मद्देनजर रखते हुए जागरूकता भी डाली जा रही है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम भी हो रहा है। साजिद रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में गए, वहाँ पर जितनी भी आला क़यादत दिल्ली पुलिस की थी वो मौजूद थी। जो पुलिस कमिश्नर है सर, उसने भी इनके साथ बिल्कुल इंटरेक्शन थी सर। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत गर्मी की वजह से आदमी था, उसने बहुत ही इनका ख्याल रखा सर। पार्लियामेंट हाउस गए सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रेजिडेंस उन्होंने देखी सर, 3 मूर्ति देखा सर। दिल्ली में सर उन्होंने कुतुब मीनार भी गए सर और रेड फोर्ट। पूरा पुलिस एंड श्री इशफाक आलम साहब एंड द JNK पुलिस बांडीपुरा who organized this tour and give us this auspicious opportunity to go। पाई जाती है वो हमने बहुत सी अच्छी तरह से ग्रैब कर लिया कि डिटेक्टिवनेस किसे कहते हैं। मैनेजमेंट थी, उन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो पेरेंटल केयर होता है हमारे लिए पेरेंट्स से बढ़कर थे और सबकी अच्छी देखी है। न सिर्फ दिल्ली, बेंगलोर और मैसूर में भी हम जगह हाउस, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, पालिका बाजार, लाल बाग, बेंगलोर। मुझे 2-3 बातों की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक, जो हमारा जो टूर था ये थ्रू एंड थ्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड रहा। जी, मैं उनागाम बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ और जो हमने जो टूर JKP डिपार्टमेंट ने मुनक्किद कराया बड़ा ही शानदार गुजरा और हमने हिंदुस्तान के बहुत से मुख्तलिफ इलाके एक्सप्लोर भी किए और जैसे दिल्ली के कुछ इलाके भी, बेंगलोर के कुछ और मैसूर के इलाके भी एक्सप्लोर किए। और जो टूर का जो मकसद रहा वो ये था कि हम फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का था। वहाँ पे पंक्चुअलिटी थी कि अपने टाइम पे उठना है, अपने टाइम पे बैठना है, अपने टाइम पे यहाँ जाना है, उस टाइम पे यहाँ जाना है। जो ये पंक्चुअलिटी का जो एलिमेंट है ये हमारे अंदर बढ़ गया और जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स है वो इग्नाइट हो गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ इस JKP डिपार्टमेंट का कि इन्होंने ये टूर इनेकाद कराया। और JK 24/7 देख रहे हैं आप और आज के रिपोर्टर के प्रोग्राम में हम बांडीपुरा से बात करेंगे भारत दर्शन टूर के हवाले से। आपको बताएं कि बांडीपुरा पुलिस की जानिब से 150 के करीब जो बच्चे हैं उनको भारत दर्शन पे लिया गया था, जिनमें वो न्यू दिल्ली गए हैं, वो बेंगलोर गए, मैसूर गए और भी अन्य जगहों पे वो गए और उनका जो है वहाँ पे नज़ारा किया, जो भी अहम जगह हैं वो वहाँ पे देखी। और इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के उनसे भी उन्होंने इंटरेक्शन किया। बच्चों के सामने बात की। बच्चों का ये कहना है कि वो बांडीपुरा पुलिस के काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने उन्हें वहाँ पे टूर पे लिया और उन्होंने कभी अंदाज़ा नहीं किया था कि वो इस तरह की जगह देखेंगे खुद के बल पर, क्योंकि वो काफ़ी दूर दराज फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं। वो उनसे हमने उनके तासुरात जाने तो वो काफ़ी जो है खुशी का इजहार कर रहे थे और मज़ीद इस हवाले से उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि इस तरह के टूर्स जो है, इस तरह के जो भारत दर्शन के जो टूर्स होते हैं जिनमें बच्चों को लिया जाता है उनमें वसअत दी जाए और तौसी की जाए और मज़ीद ऐसे बच्चों को जो है यहाँ जम्मू कश्मीर से अलग अलग रियासतों का जो है नज़ारा करने के लिए लिया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। एक बार फिर से आपको पुलवामा लिए चलेंगे क्योंकि महबूबा मुफ्ती आज पुलवामा के अंदर पहुंची हुई थी। क्या कुछ उनका कहना है, मुजम्मिल एक बार फिर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो दिखा दें। के बारे में बताइए जो हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिला है आज। ये देखिए, ये तो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोगों को अपने बच्चों की लाशें लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और फिर कोर्ट की डायरेक्शन से हमें अपने बच्चों की लाश मिलती है। तो इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है। पर फिर भी मुझे खुशी है कि अदालत ने ये फैसला दिया, इंसानियत के नाते जो फैसला दिया है उसको मैं वेलकम करती हूँ। बिल्कुल, अभी हम नायरा पुलवामा में हैं जहां पे आज महबूबा मुफ्ती का दौरा था और वहीं पर के घर में वो आई तो उसने इस फैसले का खैर मकदम किया। उनकी मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं इस चीज़ का
बिल्कुल खैर मकदम करती हूँ जो फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था। उसी हवाले से उन्होंने यही भी बताया, जो महबूबा मुफ्ती PDP की प्रेसिडेंट है और साबिका CM भी रही है, उन्होंने इस चीज़ का खैर मकदम किया, कहा कि जो ये फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है तो इस चीज़ का हम खैर मकदम करते हैं। मुजम्मिल जेबेगम रिपोर्ट। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आम जनता की समस्याओं की तरफ गौर फरमाने की जरूरत है।